एवरीवन, वेलकम टू फिजिकम एकेडमी। दिस इज शिवानी हियर एंड आप सबको पता होगा कि मैं आपका फिजिकल एंड न्यूरोऑर्गेनिक का टीचर हूँ। ठीक है, ओके। सो देखिए, जैसे कि हमने आपको बोला था कि हमारा जो कोर्स ही चल रहा है 3 मंथ का, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके आपको कोर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एंड इसके लिए हमने आपको बोला था हमारा साथ देने के लिए। तो जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं अभी तक, उन सबको बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को फॉलो कीजिए एंड कॉन्सेप्ट जो हम आपको देना चाह रहे हैं उनको प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। क्लासेस को डेली अटेंड करते रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। ज़िंदगी में जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा होगा। ठीक है, कोई भी स्ट्रेस ज़्यादा मत लीजिए। हमेशा हमारा आपका जो ड्यूटी है पढ़ना, उसी को जारी रखिए। एंड मैं आपको डेली बोलता हूँ कि क्लासेस को जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपका बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो प्लीज़ जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ या फिर जो मैं आपको बोल रहा हूँ क्लास में से नोट करने के लिए, उसको करते रहिए एंड रिवाइज हमेशा करते रहिएगा। एक टाइम रख लीजिए, वहाँ पे आपको डेली रिवाइज करनी है, तो वहाँ से आपका एग्जाम ज़रूर क्लियर होगा। ठीक है, तो होप कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे एंड हमारे लेक्चर्स को डेली फॉलो कर रहे होंगे। प्लीज़ कोई भी लेक्चर को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम जो पढ़ने वाले वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सॉल्यूशन कोलिगेटिव का। वो है क्या, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये ज़रूर आपने सुना होगा, 12th में ज़रूर सुना होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये चैप्टर, जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है। आज हम थोड़ा मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, एंड आपको मैं फ़ोटो क्लिक करके भेज दूंगी आपको PDF। ठीक है, आपको वहाँ से पढ़ना होगा, नोट्स में इसमें नहीं दूंगी। ठीक है, मतलब मैं आपको PDF बनाकर भेज दूंगी। ठीक है, तो आपको खुद से वो PDF से पढ़ना होगा। ठीक है, प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। ठीक है, अपना दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ्री कंटेंट मिल सके। तो जैसे कि हमने आपको बोला था कि जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैं आज आपको क्या पढ़ाऊंगी, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव का। 1 सेकेंड गाइस, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव का मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट क्या होता है, इसको पहले देख लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मैंने आपको जब लिक्विड स्टेट पढ़ाया था तो बॉइलिंग पॉइंट का थोड़ा बहुत दिया था ना, बहुत कुछ बोला था मैंने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली में होता क्या है, it is defined as the when the vapor pressure of the liquid will be equal to the atmospheric pressure। ठीक है, आप पहले ध्यान में रखिए एंड नोट्स को देख लीजिए अगर आपको याद नहीं है। वेपर प्रेशर एक्चुअली में होता क्या है, और द बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, द वेपर प्रेशर तो मतलब जब टेम्परेचर को, जब पर्टिकुलर लिक्विड को हम हीट करेंगे उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा लिक्विड के अंदर वो ब्रेक कर जाएगा। तो सरफेस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, धीरे धीरे उनका काइनेटिक एनर्जी जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो धीरे धीरे सरफेस को छोड़ने लगेंगे। ठीक है, तो तो वहाँ पे क्या होता है कि वेपर प्रेशर का मतलब स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो प्रोसेस जो होता है वो वहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वो vapor pressure of the liquid when that is equal to the atmospheric pressure, we call that boiling point of the liquid। ठीक है, तो the boiling point of the liquid is defined as the temperature, or the boiling point of the liquid is the temperature at which the vapor pressure of the liquid will be equal to the atmospheric pressure। इसको हम बोलते हैं क्या, boiling point। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर। हम आज क्या पढ़ने वाले, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा जो मैं समझाने चाह रहा हूँ आपको। प्लीज़ अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन क्या होता है, डिक्रीज करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्चुअली में क्या बताया जा रहा है कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है देन द सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से कम होता है।
तो इसीलिए यहाँ पे एलिवेशन दिया गया है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। ओके, सो एक्चुअली में तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अगर जो दोस्तों को मेरा वीडियो स्लो लग रहा है वो अपना प्लीज़ स्पीड चेंज कर लें, ठीक है। ओके, सो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वल हो जाता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं वो पर्टिकुलर लिक्विड का एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? ओके, हमने एक ग्राफ देखा था वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में हमने एक ग्राफ देखा था ना, वो कुछ इस तरह का था। मतलब वेपर प्रेशर जो है वो जितना हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वो उतना इंक्रीज करता जाएगा। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो पर्टिकुलर ग्राफ देख रहे हैं वो क्यों नीचे से स्टार्ट नहीं हो रहा, बीच में से क्यों स्टार्ट हो रहा है? ये बीच में से क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि देखिए, वाटर की बात कर लेते हैं हम, और तो जितना सॉल्वेंट बदलेगा उनके साथ साथ उनका प्रॉपर्टीज भी बदलेगा, ठीक है। सिंपली हम वाटर को देख लेते हैं जो कि सिंपली हमारे पास अवेलेबल है। तो वाटर जो होता है, पॉन्ड वाटर, सी वाटर, वो सब कब किस टेम्परेचर पे एवापोरेट करना स्टार्ट करते हैं क्या आपको पता है? वो 4 डिग्री सेल्सियस से ही धीरे धीरे एवापोराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब जो हमारा जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं कि सरफेस जो हमारा एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है उसके साथ साथ क्या करता है, एवापोरेट होता रहता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट रीच करने के लिए वो रुकता नहीं है। जो पॉन्ड वाटर है या फिर कोई भी अगर आप देख ले, कोई भी आप ग्लास में और कोई भी एक फ्लैट कंटेनर में अपने घर में ही क्या कीजिए, अपना एक फ्लैट कोई भी कंटेनर ले लीजिए, वहाँ पे पानी रख लीजिए एंड उसको छोड़ दीजिए, वैसे ही एक रूम में छोड़ दीजिए, ठीक है। और मतलब 1-2 दिन बाद आके देखेंगे आप तो वो जो पानी आप रखे होंगे वहाँ पे वो नहीं होगा वो कंटेनर में, क्योंकि वो ऑलरेडी एवापोरेट हो गया होगा पूरा के पूरा, ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे भी हमारा एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है एंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में ही ऑलरेडी एवापोरेट होना स्टार्ट हो जाता है नॉर्मल लिक्विड, नॉर्मल वाटर हमारा, ठीक है। तो जो हमारा पॉन्ड वाटर्स है या फिर कोई भी नॉर्मल वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, वाटर लिक्विड जो होता है, वो 4 डिग्री सेल्सियस से ही इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिया 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। देखिए यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो ऑलरेडी 4 डिग्री सेल्सियस में कुछ ना कुछ उसका वेपर प्रेशर होगा। 4 डिग्री सेल्सियस से ही वेपर स्टेट में वो आ रहा है सरफेस मॉलिक्यूल्स। तो अगर कोई मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में आ रहा है तो वो पर्टिकुलर वेपर जो क्रिएट हो रहा है उसका भी कोई ना कोई प्रेशर तो होगा ना। जितना ज़्यादा प्रेशर, मतलब जितना कम क्यों ना प्रेशर क्रिएट हो, बट कुछ ना कुछ तो उसका प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा ना वो वेपर का अमाउंट कितना भी कम चाहे क्यों ना हो, बट जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेपर आ रहा है उसका सरफेस के ऊपर, उसका तो पर्टिकुलर कोई ना कोई प्रेशर होगा ही, है ना। तो इसीलिए जो वेपर प्रेशर होता है उसका वैल्यू इतना जीरो से नहीं हम ग्राफ ड्रॉ करते, थोड़ा ऊपर से ड्रॉ करते हैं, थोड़ा उसका पहले से ही उसका कुछ ना कुछ वेपर होता ही है, ठीक है। तो ये होता है आपका वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में ग्राफ, ठीक है। ओके, सो अब हम बात करते हैं सोल्यूशन में क्या होता है। प्योर सॉल्वेंट में तो ऐसा होता है 4 डिग्री सेल्सियस में ही वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, पर्टिकुलर अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल का बात करूँ, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल 4 डिग्री सेल्सियस से एवापोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो जो हमारा मैंने बोला क्या आपको, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन इज ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। द बॉइलिंग पॉइंट, इसको लिख लीजिए थोड़ा, बॉइलिंग पॉइंट शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन, boiling point of a solution is always more than that of its pure solvent, is always more than its pure solvent। यहाँ पे boiling point बोला है वो pure solvent से ज़्यादा है, ठीक है।
वेपर प्रेशर नहीं बोला, वेपर प्रेशर जो होता है वो सोल्यूशन का कम हो जाता है। ध्यान में सुनिए, प्योर सॉल्वेंट जो होता है उसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट होते हैं, कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होता। तो प्योर सॉल्वेंट नॉर्मली जितने टेम्परेचर में एवापोरेट होना होगा वो होगा, एंड जितना टेम्परेचर में उसका नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट होना होगा वो होगा, ठीक है। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन मैं अगर सोल्यूशन की बात करूँ तो सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होते, सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होता है। उनके सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में भी इंटरेक्शन होता होगा, ठीक है। तो इसीलिए जब उस हमें ज़्यादा टेम्परेचर थोड़ा अप्लाई करना पड़ता है वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सॉल्यूशन के केस में ज़्यादा होता है देन ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है? क्योंकि मान लीजिए कि हमने जो सॉल्यूट लिया वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मतलब जो सॉल्यूट वोलाटाइल नहीं होता होगा, ठीक है। तो अगर मैं नॉन वोलाटाइल एक पर्टिकुलर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को कोई भी सॉल्वेंट में ले लूँ या फिर वाटर में भी ले लीजिए, कॉमनली हम ले रहे हैं वाटर को सॉल्वेंट, लेकिन सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अगर मैं बात करूँ तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या आता है आपका CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट, ठीक है। और अगर मैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करूँ तो बेंजीन होता है का अच्छा सॉल्वेंट, ठीक है। तो दीज आर पर्टिकुलर सॉल्वेंट। तो कितने बहुत केमिकल्स कितने हैं हमारे केमिस्ट्री में, तो बहुत सारे सॉल्वेंट भी हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंड सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन होता होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में भी इंटरेक्शन होता होगा, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपोज करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ता है। जब हमारे पास पर्टिकुलर प्योर सॉल्वेंट था, ठीक है, वहाँ पे जो पर्टिकुलर वेपर प्रेशर क्रिएट होता था वो तो नॉर्मल था। लेकिन अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ वहाँ पे वेपर प्रेशर क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर डालना पड़ेगा वेपर प्रेशर को ज़्यादा क्रिएट करने के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे सरफेस में अगर मैं बात करूँ, ये कंटेनर हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि हमने प्योर सॉल्वेंट रखा है, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट अगर हमने रखा है तो ये जो सरफेस है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही होंगे। अगर मैं यहाँ पे मान लिया कि ये कंटेनर है, यहाँ पे मैंने प्योर सॉल्वेंट रखा, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट में ये जो कंटेनर का जो सॉल्वेंट का वो जो सरफेस है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही लाई करेंगे। लेकिन अगर मैं एक सोल्यूशन ले लूँ एक कंटेनर में, मान लीजिए कि सॉल्ट वाटर हमने ले लिया, ठीक है। तो ये वो जो सॉल्ट हमने लिया, जो NaCl मॉलिक्यूल लिया, वो तो पूरा के पूरा अपना वाटर में डिजॉल्व हो गया ना। तो डिजॉल्व अगर हो जाएगा तो अगर यहाँ पे इसका सरफेस सॉल्यूशन का सरफेस की अगर मैं बात करूँ तो वो सरफेस में ना कि सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ साथ NaCl का मॉलिक्यूल भी कुछ ना कुछ प्रेजेंट होते होंगे। NaCl जो हमने डाला था वाटर में वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गया। तो अब प्योर यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन बन गया, सॉल्ट का सोल्यूशन बन गया। तो यहाँ पे अगर मैं ये पर्टिकुलर सोल्यूशन का सरफेस का बात करूँ तो वहाँ इस सरफेस में, इस पर्टिकुलर सरफेस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एज वेल एज उसके साथ साथ NaCl का भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे रैंडमली, ठीक है। तो इसीलिए सरफेस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का अमाउंट कम हो गया। तो अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सरफेस में नहीं रहे ज़्यादा तो उतना ज़्यादा जितना इफेक्टिवली वेपर हो रहा था इन केस ऑफ प्योर सॉल्वेंट उतना नहीं होगा वेपर प्रेशर क्रिएट इन दिस केस, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट में सरफेस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थे, इसीलिए जब हम टेम्परेचर देते थे वो रेडिली वेपराइज हो जाता था, क्योंकि इसका सरफेस में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही थे। बट इन केस ऑफ सोल्यूशन not only here the solvent molecule present but also the some NaCl का molecules भी present in the surface of the surface में, ठीक है। तो जब surface में solvent molecule का amount decrease कर गया तो vapor pressure create होना भी थोड़ा थोड़ा decrease कर जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? इमेजिन कीजिए एंड समझिए मेरे साथ साथ, ठीक है। तो जब वेपर प्रेशर कम क्रिएट होगा मतलब उसको हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा
टू रीच ए पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट आता था, नॉर्मली जो बॉइलिंग पॉइंट आता था, वो बॉइलिंग पॉइंट को रीच करने के लिए ज़्यादा वेपर प्रेशर चाहिए। तो ज़्यादा वेपर प्रेशर फॉर द सॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सॉल्यूशन का ज़्यादा टेम्परेचर के लिए बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा दैन द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर रहा है देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, इसीलिए यहाँ पे एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट लिख रहा है, ठीक है। ओके, समझ में आया आपको? सॉल्यूशन के केस में वेपर प्रेशर कम क्रिएट होता है, तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट को रीच करने के लिए या फिर पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट में सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट को रीच करने के लिए जितना उसका वेपर प्रेशर था, उतना वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के केस में क्रिएट करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर का ज़रूरत होगा। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो हमारे पास ऑब्वियसली ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, है ना। ओके, सो ये हुआ आपका एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। ये मैंने थ्योरी आपको थोड़ा थोड़ा समझाया। अब हम अगर मैं बात करूँ प्रॉब्लम की या फिर मैथमेटिकली क्या होता है, अगर T2 होता होगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड T1 होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1, ठीक है। T2 माइनस T1। तो एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा TB में, ठीक है। तो डेल्टा TB विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1, ओके। ये हुआ आपका एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। इसका और थोड़ा देख लेते हैं कि ओके, अगर हम यहाँ पे राउल्स लॉ अप्लाई करें, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था राउल्स लॉ का फॉर्मूला, तो अगर उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो डेल्टा TB होता है, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। डेल्टा TB विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, x विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये होता है आपका सोल्यूट एंड जो बड़ा n है वो होता है आपका सॉल्वेंट, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट विल बी मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट को हमने स्मॉल n से डिनोट किया एंड जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट को हमने कैपिटल N से डिनोट किया है, ठीक है। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे जो है ना, देखिए डिक्रीज ये क्यों कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट क्यों है, क्योंकि देखिए हमने देखा कि सोल्यूशन के केस में सोल्यूट पार्टिकल आकर सरफेस में थोड़ा थोड़ा दिखे जाते हैं। मतलब ये जो हमने कंटेनर लिया था, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर सरफेस है सोल्यूशन का, इमेजिन कर पा रहे हैं ना आप कि आप ऐसा कुछ सरफेस होगा एक कंटेनर का। मान लीजिए कि हमने ऐसा कुछ कंटेनर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा उसका पर्टिकुलर सरफेस। तो ये सरफेस के ऊपर सॉल्वेंट सॉल्यूशन के केस में अगर मैं इसका सॉल्यूशन ले लूँ, सॉल्यूशन लिया है ये पर्टिकुलर कंटेनर में, तो ये पर्टिकुलर सरफेस में जितना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा उतना सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी होगा। तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल का परसेंटेज सरफेस में इंक्रीज करेगा या फिर पूरा कंटेनर में इंक्रीज करेगा, उतना हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा टू रीच द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है आपको? देखिए सॉल्यूशन के केस में हमने सॉल्यूट डाला एंड वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, ठीक है। तो पूरा कंटेनर में सॉल्यूट का जितना परसेंटेज ज़्यादा होगा उतना कम जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वो उतना कम वेपोराइज होगा, ठीक है। अगर वो उतना कम वेपोराइज हुआ तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा
तो अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर हम देंगे तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट T2 जो है वो भी इंक्रीज करेगा, तो इसीलिए डिफरेंस इन, तो अगर T2 इंक्रीज हुआ, T1 तो हमारे पास कांस्टेंट है ना, वाटर का T1 तो कांस्टेंट है, मान लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो जितना हम सॉल्ट का परसेंटेज वाटर में इंक्रीज करेंगे उतना T2 इंक्रीज होगा। तो अगर T2 इंक्रीज हुआ तो T2 माइनस T1 जो डिफरेंस है वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसीलिए डेल्टा टी बी जो है, द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ द सल्यूट। तो परसेंटेज ऑफ द सल्यूट को हम कैसे ढूंढ किए हैं यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट में, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट क्या हम लेते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेल्टा टी बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करूँ तो डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा के बी इंटू एक्स ऑफ द सॉल्यूट। के बी है, 1 सेकेंड गाइस, के बी को हम बोलते हैं क्या, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलाल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। मोलाल ध्यान से लिख लीजिए, इसको हम बोलते हैं क्या, जो के बी हमने इंट्रोड्यूस किया, के बी को हम बोलते हैं क्या, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलाल मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। किसको हम बोलेंगे, के बी को, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके पास आ गया, इसको हम इसी फॉर्मूला को बेस करके आपके पास प्रॉब्लम भी आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो के बी क्या होता है, के बी का फॉर्मूला होता है, के बी का फॉर्मूला होता है क्या, आर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू एल वी। यहाँ पे एल वी क्या है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। इसको आपको सिर्फ याद रखना है ना, बस काफ़ी है, सिर्फ याद ही रख लीजिए। इसका डेरिवेशन या फिर कुछ भी नहीं आता एग्जाम में, सिर्फ आपको सोल्यूशन कोलिगेटिव में बेसिक क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया क्या, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सॉरी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ओके, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता था, जो पर्टिकुलर वेपर प्रेशर है वो कम होता था इन केस ऑफ सोल्यूशन। तो आज आपका वेपर प्रेशर कम क्रिएट हो रहा है, तो वेपर प्रेशर को पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर के साथ इक्वल करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो अगर हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए ज़्यादा वेपर प्रेशर को क्रिएट करने के लिए, तो इसीलिए हमारे पास सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा दैन द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ध्यान में रखिएगा कि वेपर प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है वो सॉल्यूशन के केस में कम होता है, कम क्रिएट होता है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ओके, सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस may be defined as the temperature at which the vapor pressure of its liquid as well as the solid form are equal, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट का द टेम्परेचर एट व्हिच, ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड फॉर्म ऑफ द सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड फॉर्म। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फॉर्म विल बी इक्वल टू होगा क्या, इसके साथ वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फॉर्म, ठीक है। जिससे कि अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर में लिक्विड मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर जब इक्वल टू होगा आइस का वेपर प्रेशर के साथ लिक्विड वाटर का
भापर प्रेशर जब आइस का भापर प्रेशर के साथ इक्वल होगा वो पॉइंट को हम बोलेंगे क्या, भापर प्रेशर। ठीक, सॉरी, वो पॉइंट को हम बोलेंगे क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ठीक है इसको। ओके, सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड क्या हुआ, द टेम्परेचर एट व्हिच द लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म आर इन इक्विलिब्रियम, और उनके भापर प्रेशर जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो डिप्रेशन क्यों होता है फ्रीजिंग पॉइंट में फॉर द सॉल्यूशन। देखिए, वाटर मॉलिक्यूल को आइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। ओके, सो प्योर वाटर जो होगा वो उसका पर्टिकुलर आइस में कन्वर्ट होता है क्या, 0 डिग्री सेल्सियस में वो 100% आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमें पता है कि भापर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। भापर प्रेशर ऑफ द प्योर ऑफ द सॉल्यूशन, इसको लिख ले थोड़ा, भापर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is always less than its pure solvent at a given temperature. Particular temperature में vapor pressure of the solution will always be less than pure solvent, क्योंकि उसका सरफेस मॉलिक्यूल जो होता है वो बल्क में जो जितना मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पे प्योर सॉल्वेंट के साथ साथ एक्स्ट्रा सॉल्यूट पार्टिकल्स भी होते हैं इनके सब सोल्यूशन, तो इसीलिए वेपर प्रेशर उसका कम हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें उसको बॉयल कराने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, एंड उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे भापर प्रेशर जो हो रहा है वो कम क्रिएट हो रहा है, सॉलिड की केस में भापर प्रेशर जो होता है वो कम ही क्रिएट होता है कि नहीं होता है। सॉलिड में भापर प्रेशर कितना होता है, बहुत ही कम होता होगा। लिक्विड में जितना भापर प्रेशर क्रिएट होता होगा उसमें से तो सॉलिड का फॉर्म में तो बहुत ज़्यादा कम हो रहा होगा ना। सो आइस में से क्यों भापर में कन्वर्ट होगा लिक्विड मॉलिक्यूल, वहाँ पे तो सॉलिड के स्टेट में फॉर्म, सॉलिड का फॉर्म है उसका, तो सॉलिड पार्टिकल के बीच में तो बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो अगर बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो भापर प्रेशर भी कम होगा उसका। तो आइस या फिर सॉलिड के केस में वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट का सॉलिड के फॉर्म में जो भापर प्रेशर होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो जितना कम भापर प्रेशर होगा उतना उसका सॉलिड में कन्वर्ट होना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए प्योर सॉल्वेंट का यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन से थोड़ा ज़्यादा होता है भापर का प्रेशर, तो इसीलिए भापर जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसको हमें बहुत ज़्यादा कम कराना पड़ेगा फॉर द प्योर सॉल्वेंट। लेकिन आज हमारे पास सॉल्यूशन का भापर प्रेशर ऑलरेडी कम है, तो इसीलिए हमें मान लीजिए यहाँ पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसका भापर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मान लीजिए कि या फिर उसका मान लीजिए कि जो टेम्परेचर है यहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे प्रेशर कितना क्रिएट हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, मान लीजिए कि जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है 1080। मान ले, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 atm एक्चुअली में क्रिएट नहीं होता, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मान लीजिए कि प्योर सॉल्वेंट है वाटर एंड वो 10 atm का प्रेशर डाल रहा है कंटेनर के ऊपर एंड वो 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जा रहा है इस आइस के लिए। ठीक है, तो 10 atm के लिए उसको लग रहा है हमें 10 atm प्रेशर कब क्रिएट हो रहा होगा उसका, मान लीजिए कि जब 15 डिग्री सेल्सियस है, वो 10 atm का भापर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, या फिर मान लीजिए कि 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में वो 10 atm का भापर प्रेशर क्रिएट हो रहा है एंड वो 0 डिग्री सेल्सियस में आइस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो भापर प्रेशर वो क्रिएट कर रहा है कितना, 10 atm का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सोल्यूशन के केस में। मान लीजिए कि वो सॉल्ट सोल्यूशन हमने जो लिया था वो 35 डिग्री सेल्सियस के केस में कितना प्रेशर उसका भापर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, मान लीजिए कि 518 प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो उसका कम भापर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो अगर कम उसका भापर प्रेशर है तो हमें, अगर उसका कम भापर प्रेशर हो रहा है क्रिएट, तो हमें
इतना ज़्यादा टेम्परेचर को डिक्रीज करना नहीं पड़ेगा, मतलब वो 0 डिग्री सेल्सियस को रीच करने के पहले ही ऑलरेडी सॉलिड में फॉर्म हो जाएगा। तो मान लीजिए कि वो 5 डिग्री सेल्सियस में जो 5 डिग्री सेल्सियस में आपके पास सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस देखूँ, डिप्रेशन देखो यहाँ पे कम हो गया ना, यहाँ पे माइनस अगर हम करें तो 35 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट होता था। फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता था, डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे होता था 35 डिग्री सेल्सियस फॉर द प्योर सॉल्वेंट, बट इन केस ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। समझ में आया आपको? होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पे भी जो हमारे पास है, यहाँ पे इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट को, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को हम इसके इस टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी एफ से, ठीक है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू T0 माइनस टी एफ, मतलब प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट एंड दिस इज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं वाटर की बात करूँ, हमने जो पिछले एग्जांपल दिया था, तो 35 डिग्री हो रहा था फ्रीजिंग पॉइंट, माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, है ना। और जब हमने सोल्यूशन के लिए कैलकुलेट किया वो होता था 30 डिग्री सेल्सियस एंड प्योर सॉल्वेंट होता था वो 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने जो पिछले वाला एग्जाम्पल लिया था उसके केस में डेल्टा टी एफ हो जाएगा कितना, 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, तो डेल्टा टी एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्स ऑफ सॉल्यूट। एक्स ऑफ सॉल्यूट होता है सिमिलरली नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ओके, इसको भी अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के एफ इंटू एक्स सॉल्यूट, ठीक है। तो के एफ क्या होता है, के एफ का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, इसको लिख लीजिए। के एफ होता है नहीं, इसको मत लिखिए, वही वही होगा, इसका वैल्यू का आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना ही याद ध्यान में रखना है कि एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है एंड डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कैसा होता है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। इसमें से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। बेसिकली आईआईटी जैम में आपका ज़्यादा प्रॉब्लम आता है थर्मोडायनेमिक्स में से, काइनेटिक्स से, सॉलिड स्टेट से, गैसियस स्टेट से, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा एक दो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, नहीं तो प्रॉब्लम सोल्यूशन कोलिगेटिव में से इतना ज़्यादा नहीं आएगा। अगर भी मोलारिटी नॉर्मलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वो तीनों को हमेशा याद रखना। इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मोलारिटी क्या होता है एंड मोलालिटी क्या होता है। मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। एंड मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी को हम डिनोट करते हैं एम में, स्मॉल एम में। ये है मोलालिटी, मोलालिटी एंड कैपिटल एम क्या होता है, मोलारिटी, ठीक है। मोलालिटी होता है क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। एंड नॉर्मलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इक्विवेलेंट मास डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये तीनों को हमेशा याद रखना, बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। बहुत ही बेसिक है। तो होप कि आपको ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा, मैंने भी बहुत एंजॉय किया। होप कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा अच्छे से, क्योंकि मैंने ट्राई किया मेरा
कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया अभी आपको अगर समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। एंड अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड जो लेक्चर आप देख रहे हैं उसको प्लीज़ पूरा देखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लेक्चर बोरिंग लग रहा है तो आप अपना स्पीड को चेंज कर लीजिए, 2 स्पीड से या फिर 1.5 स्पीड से देख लीजिए। लेकिन पूरा वीडियो को हमेशा देखने की ट्राई कीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर। होप कि आप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमारा सोल्यूशन कोलिगेटिव जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया। मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया जितना भी पढ़ाना था। एग्जाम्स में से इतना क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा, सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना था। तो कल से हम शुरू करने वाले हैं क्या मेन ग्रुप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको आना होगा वो क्लास में, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू।